गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको अप्लाइड फिज़िक्स 1 के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग यूनिट 5 हीट एंड थर्मोमीट्री के सब टॉपिक 5.2 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र को डिस्कस करने जा रही हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ, कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ स्थानांतरित होती है। इसको हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ताप में अंतर के कारण ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि एक ही वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यानी ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है कि तापांतर हो, ताप में अंतर हो। जब तक यह तापांतर उत्पन्न नहीं होगा तब तक ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ स्थानांतरित नहीं होगी। और किससे किसकी तरफ जाती है? हमेशा हायर टेम्परेचर वाले रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ, उच्च ताप वाले स्थान से निम्न ताप की तरफ ऊष्मा स्थानांतरित होती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की मुख्यतया 3 विधियां हैं: चालन, संवहन और विकिरण, जिन्हें हम इंग्लिश में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से बताते हैं। तो अब हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं, तीनों को ही। सर्वप्रथम चालन यानी कंडक्शन। क्या होता है इसमें? चालन ऊष्मा स्थानांतरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिंड के अणुओं में किसी भी वास्तविक संचलन को शामिल किए बिना, यानी पिंड के जो अणु हैं उनका खुद का कोई मूवमेंट इसमें रोल प्ले नहीं करता है। वे बिना अपनी मूल स्थिति को छोड़े ही अपनी ऊष्मा को पिंड के गर्म भाग से ठंडे भाग की तरफ स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, माना हमने कोई एक रॉड किसी भी मेटल की ली है, आपको चित्र में भी दिखा रखा है। उस रॉड के एक सिरे को हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे थोड़ी देर में हम महसूस करते हैं कि रॉड का दूसरा सिरा जो कि ठंडा था, जिसे गर्म नहीं किया जा रहा था, वह भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो वह गर्म कैसे हुआ? वहाँ तक ऊष्मा कैसे पहुँची? इसका कारण चालन ही है। चालन के विधि के द्वारा ही ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ प्रवाहित हुई है। इस विधि में पदार्थ के अणु, जैसे रॉड हमने ले रखी है, तो रॉड जिस पदार्थ की बनी है उसके अणु ऊष्मा ग्रहण करते हैं और अपनी माध्य स्थिति के चारों तरफ कंपन तेज़ी से करना शुरू कर देते हैं, और बिना अपनी स्थिति को छोड़े ही वह उस अतिरिक्त ऊर्जा को अपने निकटवर्ती अणु को स्थानांतरित कर देते हैं। फिर वह निकटवर्ती अणु उस एक्सेस एनर्जी को अपने निकटवर्ती को स्थानांतरित कर देता है, जिसका ताप कम होता है, और इस प्रकार यह स्थानांतरण चलता रहता है और ठंडा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। अणुओं की इस स्पंदनशील गति के परिणाम स्वरूप ही ऊष्मा स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु तक होता है। वो अपनी माध्य स्थिति के चारों तरफ ही कंपन करता है। इसी से ही वो अपनी एनर्जी बिना अपनी पोजीशन को छोड़े अपने नियरेस्ट नेबर को, निकटवर्ती को ऊष्मा स्थानांतरित कर देता है। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतया ठोस पदार्थों में होता है। जो सॉलिड होते हैं उनमें मुख्यतः ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा ही होता है।
अब हम दूसरी विधि के बारे में जानते हैं, संवहन। ऊष्मा स्थानांतरण की ये एक ऐसी विधि है जिसमें पदार्थ के कण स्वयं ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, संवहन कहलाती है। क्या हो रहा है देखिए, संवहन को इंग्लिश में कन्वेक्शन भी बोलते हैं। इसका आपको एग्जाम्पल चित्र में दिखा रखा है। जब हम किसी पतीले के अंदर पानी को रखकर पतीले को जब गर्म करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि पानी के अणु जो कि तले पर होते हैं, पानी के कौन से अणु जो तले पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम ऊष्मा किन्हें मिलेगी, उन्हीं अणुओं को मिलेगी जो पतीले के तले में उपस्थित हैं। तो जैसे ही उन्हें ऊष्मा मिलती है तो वो स्वयं ऊष्मा लेकर ऊपर की तरफ उठते हैं। ऊपर की तरफ जो तल में पानी होता है वो ठंडा होता है, तो वो नीचे वाले जो अणु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठते हैं और ऊपर वाले ठंडे अणु उनका स्थान ग्रहण करते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं। गर्म होके ऊष्मा लेके वे ऊपर उठेंगे और ठंडे अणु जिनका ताप कम होता है वह उनका रिक्त स्थान को ग्रहण करने के लिए नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है जिसे हम संवहन करते हैं। इस प्रक्रिया में उच्च तापमान वाले क्षेत्र से तरल और गैसों में निम्न तापमान के क्षेत्र में ऊष्मा स्थानांतरित की जाती है। कन्वेंशन द्वारा या संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः तरल तथा गैसों में होता है। तो यहाँ जो हमने उदाहरण दिखा रखा तो आपको पानी, वो एक तरल है। पानी के अलावा आप और कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी तरल पदार्थ लेंगे तो उनमें आप यही देखेंगे कि सर्वप्रथम तले में उपस्थित अणु गर्म होते हैं वो ऊष्मा को लेकर ऊपर उठते हैं। इसमें अणु स्वयं ऊष्मा लेकर ऊपर उठता है, जबकि चालन में आपने देखा था कि अणु स्वयं अपनी अवस्था, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता है, वह कंपन द्वारा अपनी ऊष्मा को निकटवर्ती को स्थानांतरण करता है। जबकि कन्वेक्शन में यानी संवहन में अणु स्वयं ऊष्मा लेकर ऊपर की तरफ या ठंडे क्षेत्र की तरफ गति करता है। अब हम तीसरा ऊष्मा स्थानांतरण की विधि को जानते हैं, उसका नाम है विकिरण। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम से क्या तात्पर्य है? अभी आपने देखा कंडक्शन और कन्वेक्शन, चालन और संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण तभी संभव है जबकि अणु उपस्थित हो, यानी माध्यम उपस्थित हो। जब तक माध्यम या मीडियम उपस्थित नहीं होगा, माध्यम के कण उपस्थित नहीं होंगे, तब तक ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता। यानी हमें कैरियर की आवश्यकता होती है, ऊष्मा को ले जाने वाले ऊष्मा वाहक की आवश्यकता होती है चालन और संवहन में। जबकि विकिरण में हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी हमें किसी ऊष्मा वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार की विधि को विकिरण कहते हैं। इसका उदाहरण आपको हम समझा सकते हैं, जैसे सूर्य से आने वाली विकिरणें हमें ताप देती हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तो यह ऊष्मा किस प्रकार हम तक पहुंच रही है? क्योंकि सूर्य से हम तक पहुंचने के मध्य में बहुत सा ऐसा क्षेत्र आता है जिसमें कोई माध्यम नहीं होता, जिसे हम निर्वात कहते हैं। यानी वो रेडिएशन निर्वात में से भी होती हुई हमारे तक पहुंच रही हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विकिरण में हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम ना होने पर भी रेडिएशंस या विकिरणें हम तक पहुंच रही हैं सूर्य से, यानी ऊष्मा लेकर सूर्य से वह ऊष्मा लेकर हम तक पहुंच रही हैं। इसका दूसरा उदाहरण है अंगीठी। अंगीठी के सामने जब हम हाथ सेकते हैं तो अंगीठी से ऊष्मा हमारे बॉडी को टच करती है, स्पर्श करती है। हम हाथ के द्वारा उसे महसूस करते हैं कि हमें गर्म
ऊष्मा पहुंच रही है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती है। तो आपने देखा कि विकिरण के द्वारा भी ऊष्मा स्थानांतरित होती है। ऊष्मा सदैव गर्म से ठंडे की तरफ ही स्थानांतरित होगी और विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं, क्योंकि जो विकिरण होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इसलिए यह निर्वात में भी आसानी से गुजरकर हम तक पहुंच जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन विधियों द्वारा होता है। उदाहरण भी आपको मैंने कई दिए हैं, उदाहरण से भी आप समझ गए होंगे कि कब कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।